कर दिया। ओके, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा ये बताओगे कि आप लोगों का तेज के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? घर से लिख रहे हैं सर, आई मीन यहाँ लाइब्रेरी से वो क्लास वाला माहौल नहीं मिल रहा, क्या ऐसा अकेले में करना सही है? सर सही गलत तो मैं नहीं कह सकता, अगर आप कर पा रहे हो तो सही है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम टू मूव। ये रियल टाइम है। अभी 3 महीने की बात है। जयपुर आ जाओ, अगर आ सकते हो तो, अफोर्डेबल है तो आ जाओ, ठीक है, हमसे जो हेल्प बनेगी। 1 मिनट यार, 1 मिनट, मैम का फोन। हेलो। हाँ यार, पद्मा मैम 5 मिनट में ज्वाइन कर रही हैं अपने को। हाँ तो राही सर, अगर आप कर पा रहे हो ना, वहाँ पे लिख पा रहे हो तो अच्छा है। बट मैं अध्ययन प्रोग्राम से कौन कौन जुड़े हैं? आप में से कोई है क्या अध्ययन में जो हैं? जो लाइब्रेरी है अपनी इधर वेदांता, उनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं वो शेयर कर देता हूँ अभी आप लोगों के साथ कि वो कैसे कर रहे हैं। यार वो लाइब्रेरी 24 घंटे है, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि सिर्फ तेज के स्टूडेंट्स हैं उसमें। और वो ऑलमोस्ट, मैंने उनसे शेड्यूल पूछा था तो वो सब लोग 8 बजे के आसपास आ जाते हैं सुबह। और वो पूरा दिन पढ़ते हैं। जो क्यूबिट वाला जो प्रोग्राम है अपना, वो पूरा दिन फॉलो करते हैं और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में वो लिखते हैं। प्रॉपर टाइमिंग, मतलब 5 बजे टाइमर स्टार्ट होता है, 6 बजे कॉपियां ले ली जाती हैं उन लोगों से। और 6 बजे हम लोग जाते हैं, मतलब तेज की टीम जाती है 6 से 6:15 के बीच में। फिर हम लोग। अब भी नहीं आ रही आवाज? हेलो। अब आ रही है आवाज, नीरज सर? हाँ, ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो इसलिए जरूरी है अभी घर से निकलना, है ना? और आई नो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ जॉब में हैं ऑलरेडी, और कुछ जैसे एक मैम है, शायद उनको चेन्नई जाना है, आज उन्होंने विजिट किया था लाइब्रेरी में, तो उनको अच्छा लगा, बट शी हैज टू मूव टू चेन्नई। बट वही है ना कि हमारे पास जो चीजें होती हैं, हमें उन्हीं चीजों या उन्हीं के दायरे में रह के चीजें करनी हैं। हमें पता है कि हमारे पास कितना टाइम है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कितना प्रिपरेशन में लगाना है, कितना राइटिंग में लगाना है, तो ये सब हमको प्लान करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग जो जयपुर आ सकते हैं, आ जाओ, लाइब्रेरी ओपन है। अगर एक लाइब्रेरी फुल होगी तो दूसरी ले लेंगे, उसका लोड नहीं है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कम टू जयपुर यार, अगर आ सकते हो तो। क्योंकि यहाँ पे वो जो 100 स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम। उनकी कॉपीज में मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अभी तो खैर टेस्ट की कॉपीज तो अभी देखेंगे, जो कल उन्होंने टेस्ट लिखा है। बट हाँ, ये है कि एक इन्वायरमेंट बन जाता है बहुत अच्छा। और उस इन्वायरमेंट में पढ़ना कहीं ना कहीं हमें मतलब अपने ड्रीम की तरफ पुश करता है। और आप अपनी लिमिट्स को भी पुश करते हो, क्योंकि आपके साइड वाला पता नहीं ना कि वो हो सकता है कि सिंगल डिजिट रैंक ले आए। आप उस माहौल में पढ़ रहे होते हो, आपको पता नहीं है कि वो साइड वाला कितने आवर्स पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा बैठ के। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो यार मैं तो उठ के बाहर चला जाता हूँ, नहीं होता। और यही मोटिवेशन चाहिए अभी, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब एग्जाम करा दे, ठीक है? दे आर डूइंग वेरी फास्ट दिस टाइम। तो लेट्स होप कि जैन, मिड जैन में एग्जाम हो जाए। बाकी हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि तेज के साथ अभी क्या एक्सपीरियंस है? आप काफी टाइम से तेज से जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर मे बी 25 तक आ जाए, मतलब ऐसा मार्केट में माहौल बना हुआ है। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं कह सकते, बट हाँ मार्केट में ये चीज है।
ये बताओ कि अभी तक क्यूबिट में 8 के 8 दिन या 9 दिन किसने लिखा है? कोई है ऐसा यहाँ पे जिसने 9 के 9 दिन आंसर्स लिखे हैं? ओके, दैट्स नाइस। कि बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं क्या? 6 दिन लिखा है, मतलब 2 दिन या 3 दिन तो मिस हुआ ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, 6 days। ठीक है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। मतलब सिंपल सी बात है, अभी ये जो रियल फाइट है ना वो 100 days की फाइट है, और इसमें अपने को कहीं भी पीछे नहीं रहना है। इवन सर आप लोगों को ये भी फील हो रहा होगा 6 दिन लिखने के बाद भी कि यार 2 दिन छूट गया है, कहीं वो वाला क्वेश्चन ना आ जाए। ऐसी चीजें दिमाग में बनने लगेंगी अभी। तो इसलिए हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट कर लो, अभी मतलब राइट टाइम है। और इसमें फीस वीस का भी लोड है नहीं यार, है ना, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। फिर भी दिक्कत है तो आप लोगों को बोला ही हुआ है कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ऑफिस में आके मिल सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज दैट कि बस लिखना है। जी सर, हम भी उन्हीं में से शामिल हैं जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हम किसी दूसरे जाल में फंस चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इससे निकलना ही बेहतर होगा। तो इसलिए हमने फिर फीस जमा कराने के बाद भी हमने अपने पाँव को पीछे ले लिया है। और सर हम ट्वेंटी गुमनाम सर, ट्वेंटी मैं टू से। आपसे तो काफी टाइम से जुड़ा हूँ, हाँ जी, एंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आई नो अबाउट यू, है ना। तो मुझे था, फिर मैंने आपको बोला नहीं पहले, मैंने बोला कि मुझे लगा कि ठीक है सर को अभी घूमने दो। बट ठीक है, अभी भी आप सही जगह पे हैं, तो अभी लिखना स्टार्ट करो और अब नहीं छोड़ना है ना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 22 को जो टेस्ट होगा उसमें मैं, हालांकि मैं, मेरे पोस्टिंग ब्यावर है, लेकिन मैं ऑफलाइन टेस्ट देने ब्यावर से हर संडे को आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अच्छी चीज है। और ये काफी मतलब जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये चीज मोटिवेट करेंगी कि सर इतनी दूर से लिखने आएंगे, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको तो लिखना है। कल एक सर ने फोटो डाला था, आई थिंक ले का फोटो डाला था, किसी ने अगर देखा हो तो, किसी एक ग्रुप में डाला था। तो उन्होंने सिंपल ये बात लिखी थी कि यार अगर किसी को अब भी ऐसा लग रहा हो ना कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये फोटो देख लो। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में हैं, और बात है कि अपन इन चीजों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो हमें हमेशा रेडी रहना है। ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे पास तो प्रॉब्लम है, मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता, मेरा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा। ठीक है, आधा घंटा बचाने के चक्कर में ना आप 4 घंटे वेस्ट कर दे रहे होगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अध्ययन लाइब्रेरी के आसपास ही रहते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, बट स्टिल दे आर लाइक कि सर आपने लाइब्रेरी उधर कर दी, वो मेरा आधा घंटा आने जाने में चला जाएगा। अरे यार, आधा घंटा आने जाने में जा रहा है ना, इसके चक्कर में आप घर पे कितना टाइम वेस्ट कर दोगे वो नहीं देख रहे हो आप। लेकिन उस आधे घंटे के चक्कर में आप यहाँ पे कितना पढ़ लोगे, आप ये सोचो। आप पूरा टाइम कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, आप कितना इफेक्टिवली अपने टाइम को यूज करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि भाई मेरा तो आधा घंटा चला जाता। यार आप चाय पीने में या फिर इधर उधर की बातें करने, बीजेपी और कांग्रेस को जिताने में, अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, आप उनमें लग जाओगे अभी कि चलो बीजेपी को जिताते हैं या कांग्रेस को जिताते हैं, ये डिस्कशंस होंगे। लेकिन जब आप एक ऐसे माहौल में होते हो तो ये डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन ये होता है कि आपने इस आंसर में क्या लिखा, आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, आपने क्या एग्जाम्पल लिया, मुझे भी एग्जाम्पल बताओ ना। तो आपकी जो वो वैल्यू एडिशन की बात होती है ना, अपन ने पहले भी बहुत बार बात की है कि वैल्यू एडिशन जरूरी होता है आंसर में। वैल्यू एडिशन ऐसे नहीं आता। वैल्यू एडिशन आता है जब हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। हम न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स है उनको ऑब्जर्व करते हैं। किसी ने कोई बात बोली है, आपने देखा होगा कि जो पोस्टर्स लगे होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है उनको, लेकिन वो बहुत हमारे काम के हैं बहुत। हम उनको यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कि एमएसएमई के लिए या फिर लोअर स्ट्रेटा के लिए कौन सी स्कीम चलाई है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो।
तो ठीक है, अभी पद्मा मैम आ गई हैं, मैं पद्मा मैम को अनम्यूट कर देता हूँ। मैम मैम आप अनम्यूट करें मैम। हेलो, पद्मा मैम आप अनम्यूट करें खुद को। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मैम आपकी। नमस्ते नमस्ते। कितने लोग जुड़े हैं? जुड़ मैम गए हाँ जी मैम, आधा घंटा? अभी से हाँ जी 16 लोग हैं अभी तो। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैम। ठीक है ठीक है। पहले तो मैम तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप अभी इलेक्शन ड्यूटी में भी हम लोगों के लिए टाइम निकाल दे रहे हो, तो हाँ, इसके लिए मेरा बहुत बहुत ये धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। तो किस मुद्दे पे बात चल रही है? कहाँ से मैम शुरू करें? अभी तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा इनको बता रहा था कि राइटिंग करना कितना जरूरी है, तो आज तो आप थोड़ा सा पेपर 4 में हिंदी का इम्पोर्टेंस बता दो और वो कैसे रैंक, और आपकी किस तरीके से पेपर 4 ने रैंक को इम्प्रूव किया, आपने कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए, तो वो हाँ इंट्रोडक्टरी जी। क्लास हो जाएगी। हाँ जी मैम। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये जो अभी जो रैपिड 3 में जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ वो जी मैम। प्रीलिम्स सबका क्लियर हो रहा है वो है, या फिर ऐसे मिक्सअप ही है नहीं सारा मैम, कैंडिडेट? ऑलमोस्ट वही लोग हैं जो जिनका प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो रहा है। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ जी मैम। ठीक है। ठीक है, तो जनरल मोटा मोटी पूरे मेंस एग्जाम के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, फिर इनके कुछ डाउट्स जो रहेंगे वो ले लेंगे अपन। हाँ जी मैम। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सब लोग, जैसा कि राकेश ने बताया कि आप प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है उसको पार कर ही रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आपने अच्छे से मेहनत करी, और प्रीलिम्स जो है क्लियर कर पाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस लिख पाओगे। प्रीलिम्स ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको आरएस का जो आपका सफर है या जो आपको मंजिल है उसका प्रथम जो कदम है, इसको आपने सफलतापूर्वक अगर प्राप्त कर लिया या पार कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है प्रीलिम्स क्लियर करने का, वो आपका रिजल्ट आने के बाद आप में दिखने लगेगा अपने आप में कि हाँ, इतने लोगों ने, जैसे 6 लाख 7 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट फॉर्म भरा था, और 60 टू 70% लोग जो हैं प्रीलिम्स दिया था उन लोगों ने। तो इतने लोगों में से आपने जो है एक 10 से 15 हजार की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आना अपने आप में एक बड़ी बात है, निसंदेह बड़ी बात है। और आप लोग इसमें आ रहे हैं तो अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और आगे मेंस की तैयारी जो है आपको बहुत मुकाबले से डट कर करनी है, और हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में आपका मुख्य जो फोकस रहता है वो रहता है कि मेंस मेंस के जो पेपर्स हैं उस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वैसे तो चारों ही पेपर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, चारों पेपर 200-200 नंबर के हैं, और चारों पेपर की हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। या किसी एक पेपर पे अपन उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर जो है 200 नंबर का है, और उस 200 नंबर में से आपको मैक्सिमम मार्क्स जितने आप गेन कर सकते हो उतने मार्क्स आपको गेन करने हैं उसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस मेंस का जो अब तक आपने देख ही लिया होगा, सिलेबस का प्रिंट निकाल लेंगे चारों पेपर का, या चाहे तो हाथ से लिख लेंगे। और अपनी जो स्टडी टेबल है, आई होप कि आप सभी टेबल चेयर पे बैठ के ही स्टडी कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि बेड पे आधी किताबें इधर पड़ी है आधी किताबें इधर पड़ी है, आप उसी में सो रहे हैं उसी में उठ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो प्लीज आप अपनी जो सबसे पहली जो आदत है ये सुधार लें। सबसे पहले आप टेबल चेयर, और मेरे हिसाब से ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, कोई ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले आप टेबल और चेयर लें अपनी, और उस पे बैठकर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आप बैठकर जब पढ़ाई करते हैं तो वो जो कंसंट्रेट होता है आपका, कंसंट्रेशन होता है वो आपका दूसरा कभी भी ऐसे नहीं कि सो के पढ़ लिया, सोते सोते पढ़ लिए, या कहीं और बैठ के पढ़ लिए, वैसे नहीं होता है। प्रॉपर आपकी टेबल जो है उस पे सलीके से आपकी बुक्स जमी हुई होनी चाहिए, बुक्स नोटबुक्स जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं वो,
कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा आपके पास होनी चाहिए बुक्स। ऐसे नहीं कि आप एक किताब ढूंढने के लिए 10 घंटे लगा रहे हैं, उसमें से ये सारा जमेला जो बिखरा पड़ा है उसमें से ये वाली बुक ढूंढनी है अपने को, ये वाली बुक ढूंढनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुशासन जरूरी है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए। और अनुशासन भी कौन सा? खुद का अनुशासन। क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल के बच्चे हैं जो आपको टीचर गाइड करेगा, आपको मम्मी पापा गाइड करेंगे। अब आप खुद सक्षम हैं इन चीजों के लिए, और आप खुद जितना अनुशासित रहेंगे उतना ही आपकी जो मंजिल है वो आप अपने आप आपके नजदीक आती जाएगी। तो खुद को अनुशासित रखें। जो भी टाइम आप पढ़ने के लिए देते हैं, चाहे दिन में पढ़ाई करते हैं तो भी, और अगर आप रात में पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब में हैं और नाइट में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो भी अच्छी बात है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। आप आपको जो तरीका ज्यादा सुटेबल लगे दिन में पढ़ने वाला, तो आप दिन में पढ़ाई करें। अगर आपको नाइट में पढ़ने वाला टाइम सुटेबल लगे, उस टाइम अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो नाइट में पढ़ें। कतई कोई समस्या नहीं है किसी भी समय पढ़ने में। बस अपना जो लक्ष्य है वो ये है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहनी चाहिए। जिस टाइम आपका कंसंट्रेशन ज्यादा हो सके, मॉर्निंग, किसी को हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए, और ये तो होता भी है, मॉर्निंग टाइम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए। अगर आप सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठ के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निसंदेह आपको दिन में पढ़ा हुआ या नाइट में पढ़ा हुआ उससे ज्यादा याद रहता है। तो पढ़ाई करनी है कैसे भी करो। सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस आपने निकाल के या लिख के जैसे भी करना है, प्रिंट करके अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका लिया। फिर आपको टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज में जो शेड्यूल दे रखा है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर के पहले टेस्ट है तो आप पहले फर्स्ट पेपर कंप्लीट करना शुरू करें, और साथ में जैसे फोर्थ पेपर की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ पेपर में ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी दोनों की ग्रामर होती है। 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर और 20 नंबर की इंग्लिश की ग्रामर रहती है। तो आप लोग क्या करें कि टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो जो वहाँ जो पेपर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, उसकी आपको तैयारी करनी है। साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके कुछ कुछ टॉपिक आप ले लें साथ साथ में। क्योंकि ग्रामर को आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा वो आपको याद रहेगी, और गलती होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी आगे। तो जैसे मान लो तेज की आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो पहला टेस्ट मान लो ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का, जो भी है, मैंने शेड्यूल देखा नहीं है। तो ज्योग्राफी और साइंस हिस्ट्री साइंस एंड में, टेक का हुआ है अभी। अच्छा साइंस और टेक का है, ठीक है। तो साइंस और टेक के साथ में आप जैसे हिंदी के 2 टॉपिक उठा लिए, संधि उठा ली और ये पर्यायवाची शब्द उठा लिए, ठीक है। और उसमें से जैसे मान लो संधि का जो पहली संधि है उसमें से एक टॉपिक आपने याद कर लिया या समझ लिया वो वाला टॉपिक। पर्यायवाची शब्द है तो उसमें से 10 या 15, जितनी आपकी क्षमता है पढ़ने की, जितनी आपकी क्षमता है याद रखने की, उतने आपने याद कर लिए। दूसरे दिन जब आप वापस पढ़ाई करना शुरू करते हैं या जो सिलेबस है उसमें से पढ़ लिया, तो क्या करें, कल जो हिंदी का जो टॉपिक पढ़ा था, संधि पढ़ी थी, पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, जो पढ़े थे पहले उनको एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका आगे वाला, जैसे संधि में दीर्घ संधि आपने पढ़ी तो उसके आगे वाली संधि आप पढ़ेंगे। और उसके पर्यायवाची शब्द जो पहले जो 10-15 जितने भी आपने याद करे हैं उनको एक बार रिवाइज करके उससे आगे वाला फिर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से जैसे हिंदी का ले लिया, एक इंग्लिश का टॉपिक ले ले साथ में, उसमें भी साथ साथ पढ़ते जाएं। तो इससे एक फायदा ये होगा कि एक तो आप एक ही सब्जेक्ट, जैसे साइंस टेक का टेस्ट है तो आपको सारे दिन ऐसे नहीं कि साइंस टेक साइंस टेक साइंस टेक ही पढ़ रहे हैं पूरे सप्ताह। साइंस टेक के साथ में आपका हिंदी इंग्लिश का भी हो जाएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें साथ साथ, और करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। करंट की कोई भी मैगजीन पढ़ लो, या अगर खुद के बनाए हुए नोट्स है तो वो पढ़ लो। मैगजीन मेरे हिसाब से सबसे ठीक रहेगी। आप कोई सी भी हिंदी की एक मैगजीन उठा लेंगे और वो मैगजीन जो है उसे पढ़े, तो आपका सिलेबस जो है वो तो कवर होगा ही होगा, साथ में आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जो आपके कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है उसी में आपकी वैल्यू एडिशन करता है।
तो करंट अफेयर्स हो जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है आपके सिलेक्शन में, अगर कोई सबसे अधिक मार्क्स अगर आपको दिला सकता है तो वो फोर्थ पेपर है। बाकायदा उस पर अच्छे से अगर आप मेहनत करो तो इस तरह से आज से ही अगर आप शुरू करोगे, या आपने शुरू कर दी होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपने हिंदी इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो अगर आप शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम जैसा कि अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से फेब में एग्ज़ाम होने के आसार हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम करवा देंगे। तो आपके पास मुश्किल से 4 महीने, 3.5 महीने हैं। तो 3.5 महीने आप कंटिन्यूस अगर करेंगे, हिंदी इंग्लिश ग्रामर तैयार करेंगे, तब आपका लास्ट में जाके ये सिचुएशन होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी। और ग्रामर का सबसे जो वीक पॉइंट है वो यही है कि ग्रामर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती है। अपने को लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसको रिवाइज करें। पढ़ना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करें, पढ़ी हुई चीज़ों को अपने जहन में रखें, ताकि आप जो है याद रह सके आपको। परमानेंट चीज़ें तभी आपकी मेमोरी में जाएगी, परमानेंट मेमोरी में, जब आप अपने आंखों के सामने से बार बार उन चीज़ों को निकालेंगे, अपने माइंड में से बार बार उन चीज़ों से गो थ्रू होंगे, तब जाके वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जो है वो चला जाएगा। फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आप शेड्यूल वगैरह देख के और पेपर के साथ साथ में फोर्थ पेपर को आपको तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, ग्रामर पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। रैपिड में जो हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें से हिंदी का जो कंपोजिशन वाला पार्ट है, वो मैं आपके एक क्लास में एक टॉपिक समझा दूंगी आपको, या एक या दो, जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत होगी, जितना अपने पास समय होगा अपन उसके हिसाब से जो है वो समय ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। हिंदी में जो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है, इसमें पत्र लेखन हो गया, प्रारूप लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, और ये पल्लवन हो गया, और भी कोई टॉपिक अगर बचता है, अनुवाद वगैरह जो है, ये टॉपिक अपने जो रहेंगे, इनमें एक एक करके एक एक टॉपिक जो है वो अपन समझाएंगे आपको, मैं समझाऊंगी उसका प्रारूप, कौन सा प्रारूप आपको फॉलो करना है, और प्रारूप लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने उदाहरण किस तरह से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें अपन टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही, और इंग्लिश में जो आपको जो टीचर पढ़ाएंगे वो ग्रामर और कंपोजिशन पार्ट जो है दोनों आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। हिंदी में अपन ग्रामर में पढ़ने जैसा या समझाने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें याद करनी रहती हैं ग्रामर में। तो ग्रामर के जो टॉपिक है वो आप खुद से पढ़ेंगे, और उसमें अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है तो अपन उस पर बात कर लेंगे। आप लोग अपने कंफ्यूजन जो है या अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे, और उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। बाकी एक एक टॉपिक ग्रामर का अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वर्थ नहीं है उसकी, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मैं अगर 10 घंटे भी समझाऊंगी संधि, और आपको अगर मतलब याद नहीं करोगे आप, तो चीज़ें वो काम आएगी नहीं। तो हिंदी की ग्रामर आपको सेल्फ ही पढ़नी है। कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसमें अपन एक एक टॉपिक करके आपका सारा क्लियर कर देंगे। कंपोजिशन में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, और आप लिखना शुरू करें। जितने भी लोगों ने रैपिड ज्वाइन कर रखा है या जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में अपना सिर्फ एक ही टारगेट रहना चाहिए कि अधिक से अधिक आप लिखें, जितना आप लिख सकते हैं उतना। मान लो एक हफ्ते में आप एक पेपर लिखते हैं, टेस्ट सीरीज में एक पेपर लिखते हैं, तो उसके अलावा आप घर पे बैठ के अगर 2 क्वेश्चन के आंसर भी लिख पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बाद में। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि टेस्ट लिखना है तो टेस्ट लिखना है बस, टेस्ट में आया जितना लिख दिया बाकी छोड़ दिया, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। राकेश आप म्यूट कर लो एक बार। तो अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ों की, लिखने की। लिखने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
आपका अगर आपकी हैंडराइटिंग, मान लो किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, किसी को यूं लगता है कि नहीं मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो उसको तो और ज्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी हैंडराइटिंग सुधरती चली जाएगी। तो टेस्ट तो आप लिखते हैं, ये टेस्ट तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो जाए। आप चाहे कहीं भी व्यस्त हो, तो उस दिन नहीं लिख पाओ तो दूसरे दिन लेके टेस्ट पेपर लेके उस टेस्ट को कम से कम लिखें। इस चीज को तो आप नोट कर लेंगे या अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि हर हालत में टेस्ट तो आपको लिखना ही लिखना है। किसी भी परिस्थिति में आपका टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप जितना भी लिख पाए, एक प्रश्न लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है। दो दो नंबर वाले 4 क्वेश्चन लिख लें तो भी कोई समस्या नहीं है। पर रोज का लिखें जरूर, कुछ ना कुछ लिखें। हिंदी का लिख लें, इंग्लिश का लिख लें, किसी भी पेपर का लिख लें आप, बट लिखना नहीं छोड़ें। लिखने की प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखनी है। और हफ्ते में एक दिन तो आपको ऐसे करना है कि भाई आप एक पेपर तो, वीकली पेपर होता होगा आपका टेस्ट सीरीज का, तो एक पेपर तो आप लिखते हैं ही है। दूसरी बात, वो पेपर लिखने के बाद एक पेपर या एक पेपर जितना आप अपने मन से लिखें, जो भी आपने याद करा अब तक वो सारा लिखें। क्योंकि मतलब वैसे होना चाहिए कि आप लिखते लिखते थक जाओ, उसके बाद भी आपको ये होना चाहिए कि नहीं अब भी लिखना है। तो उससे जो पेशेंस आपका जो डेवलप होता है आरएस के एग्जाम में, वही काम आता है, पेशेंस ही काम आता है। क्योंकि आपको 2 दिन में 4 पेपर लिखने हैं, और 2 दिन में 4 पेपर लिखने का मतलब उस टाइम आप समझ सकते हैं टेस्ट में तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, हाँ मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, मुझे इतना ही याद था, और जितना याद था वो मुझे लिख दिया, कोई समस्या नहीं, मैं अगले पेपर में लिख लेंगे। जो स्वाभाविक भी है, लोगों के साथ होता भी है ऐसा। पर मेंस का जब पेपर, जब आप फाइनल आरपीएससी का पेपर लिखते हैं, उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और आप इतने स्ट्रेस रहते हैं, इतने टेंस रहते हैं कि एक तो लिखना, और ऊपर से दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है, वो प्रीलिम्स में आपने नोट करा होगा कि टेस्ट सीरीज में और आरपीएससी का जो पेपर देने जाते हैं उसमें कितना आपका जो स्ट्रेस है वो लेवल कितना बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस के साथ आपको लिखना है, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस रहेगी, तो वो आपको मेन पेपर जो रहेंगे आपके, उसमें आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। फोर्थ पेपर की अगर अपन बात करें, हिंदी के पोर्शन की बात करें, तो हिंदी का पेपर जो है 120 मार्क्स का आता है। आरपीएससी 120 मार्क्स जो है वो हिंदी के लिए निर्धारित कर रखे हैं। उसमें से 50 नंबर की ग्रामर है, 20 नंबर का आपका निबंध है, और 50 नंबर का आपका ये कंपोजिशन वाला पार्ट, जिसमें पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, पल्लवन, अनुवाद, ये सारी चीजें आपकी जो है उसमें आ जाएगी। तो 120 नंबर है। 120 नंबर में आपका टारगेट यूँ रहना चाहिए कि फोर्थ पेपर में आपका 120 क्रॉस हो जाए टोटल। मतलब आने को तो और भी आप मेहनत करके और ज्यादा नंबर ला सकते हैं, जैसे संयोग से, या यूँ कहूँ कि लकीली मेरे जो है फोर्थ पेपर में 148 मार्क्स आए थे। तो आपको जो टारगेट बना, मेरा जो टारगेट था वो भी यही था कि मेरे 120 प्लस मार्क्स जो है फोर्थ पेपर में रह जाएं। ऐसा मैं शुरू से इसी हिसाब से मैं मेहनत करती गई थी। पर वो नंबर और भी अच्छे आए हैं, जितना मैंने उम्मीद करी थी उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। और इन्हीं मार्क्स की वजह से जो है रैंक जो है काफ़ी अप हो गई। अ, मैं आपको सिंपली अगर समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अ, मैं और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेंस लिखा था। तो इंटरव्यू में हमारे मार्क्स जो हैं वो बराबर थे, 72-72। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर, उसमें हमारे मार्क्स बराबर, अप्रोक्सीमेटली 95 टू 100 या 102, 3, 4 ऐसे थे। वो भी बराबर मार्क्स थे। फोर्थ पेपर में जो है मेरे 148 मार्क्स थे, और वो जो मेरे फ्रेंड है उनके 85 मार्क्स थे फोर्थ पेपर में। तो 85 मार्क्स की वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया, और मेरी 24th रैंक रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्थ पेपर, ओनली फोर्थ पेपर की वजह से कितना बड़ा जो गैप है वो रह जाता है। तो आपको फोर्थ पेपर पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, क्योंकि फोर्थ पेपर जो है स्कोरिंग है।
आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर का जो पेपर है, ग्रामर जो है आपकी 50 नंबर की, अगर आप ग्रामर अच्छे से तैयार करते हैं तो 45 मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, जो आप किसी भी सेक्शन में नहीं ला सकते हैं। जैसे 65 नंबर की आपकी एथिक्स है, 65 की पवेड है, आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो 50% से अबव मार्क्स नहीं आएंगे आपके, 50 या 60% आ जाएंगे, वो भी बहुत मेहनत करोगे आप तब जाके। और हिंदी में अगर आप 50 नंबर के ग्रामर है, और ग्रामर में से 50 में से अगर आप 40 नंबर, 45 नंबर या 45+ नंबर ले आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक जो है यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ जाता है। कि एक तरफ आप ला रहे हैं 90% अबव मार्क्स, 50 में से अगर आप 45 नंबर ला रहे हैं या 45 से ज्यादा ला रहे हैं, और एक तरफ आप 50% मार्क्स ला रहे हैं, तो ये जो गैप है यही आपको पाटना है। ग्रामर जो है आपको अच्छे से तैयार करनी है। आपका टारगेट ये रहना चाहिए ग्रामर में कि आपके 45 नंबर तो आए ही आए, 40 से 45 के बीच में आपके मार्क्स रहें, तो हिंदी के मार्क्स अच्छे माने जाते हैं कि हाँ अच्छे मार्क्स हैं। और नो डाउट 50 में से अगर 40 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। और साथ ही कंपोजिशन वाला जो पार्ट है, उसमें आपकी ग्रामर जितनी अच्छी होगी, अगर आप ग्रामर में 50 में से 42 नंबर ला रहे हैं, 45 नंबर ला रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपके जो कंपोजिशन वाला पार्ट है, 70 मार्क्स का जो पीछे जो पेपर रह जाता है, उसमें आपके 60 to 70% मार्क्स उसमें आपके आ जाते हैं। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको भी लगता है कि ग्रामर, जैसे वो जैसे जैसे चेक करता करता आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, बहुत अच्छे से लिखा है, तो आगे थोड़ा लिबरल रहता है, ऐसा माना जाता है। अब किन्हीं लोगों के साथ ऐसा संयोग रह सकता है कि ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और कंपोजिशन वाले पार्ट में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो ये अपवाद हर जगह होते हैं और हो भी सकते हैं, इसमें कोई अपन वैसे नहीं कह सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं, बट साधारणतया जो होता है, जनरली जो होता है, अपन उसकी बात करते हैं। तो अपने को यही मान के चलना है कि ग्रामर अपनी जितनी अच्छी होगी, कंपोजिशन वाले पार्ट में अपने मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। और ग्रामर अच्छी कब होगी? जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे। पढ़ने का जो तरीका है वो यही मैंने आपको भी जो बताया था कि भाई आप 2 टॉपिक उठा लें या 3 टॉपिक उठा लें, जितनी आपकी याद रखने की क्षमता है उस हिसाब से 2 टॉपिक या 3 टॉपिक उठा लेंगे। और उनमें शुरू में जैसे पर्यायवाची शब्द 10-15 आपने याद करे, उपसर्ग का एक कोई सा भी उपसर्ग या दो कोई से भी उपसर्ग आपने याद कर लिए। देखो, याद कर लिया और पढ़ लिया, दोनों चीजों में अंतर होता है, और इन दोनों का अंतर जो है वो आपको समझना होगा। एक होता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, किताब रखी हुई है सामने, आप रीड आउट कर रहे हैं कि हाँ ये है ये है, 2 मिनट बाद में अगर आप वापस उस पर सोचेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ये तो होता है पढ़ना, रीड आउट करना। दूसरा ये कि आप एकाग्रचित्त से पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो आपके जहन में जा रहा है कि हाँ ये आपने पढ़ा है, ये आपने समझा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना, केवल पढ़ना नहीं है, आपको एकाग्रचित्त से पढ़ना है और याद करना है। केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, याद करने के लिए पढ़ना है। और एक बार पढ़ने के बाद अपने आप को उस कसौटी पे परखिए कि क्या आपने याद कर लिया है, जो पढ़ा है वो आपको याद है अब तक। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे मान लो, या खाना नहीं बना रहे तो वो कर रहे हैं कुछ भी, तो जो आपने पढ़ा है, जैसे मान लो हिंदी का जो टॉपिक आपने पढ़ा है, 10-15 पर्यायवाची आपने पढ़े हैं, वो जो है उसको आप वापस याद करो कि हाँ इसके पर्यायवाची ये शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द ये है। तो वो आपको याद कितना रह पाता है। अगर आप 10 में से 8 या 7, जैसे मान लो 10 पर्यायवाची आपने याद करें, 7 या 8 शब्दों के पर्यायवाची आपको भी याद है, तो आप मानो कि हाँ आपकी याद करने की क्षमता अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि 8 में से 2 ही याद है, 10 में से 2-3 ही याद आ रहे हैं आपको, बाकी के तो याद ही नहीं आ रहा है कि पढ़ा क्या था, तब आपको अपने आप पे सोचना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सुधार करना चाहिए। याद ऐसे कोई कहता है कि याद नहीं होता है, याद नहीं होता है का एक मतलब होता है कि आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं, अपने मन को स्थिर रख के नहीं पढ़ा, तब आपको याद नहीं हुआ है। आपका चित्त अगर स्थिर रहेगा और स्थिर चित्त से अगर आप पढ़ेंगे
तो आपको ये समस्या नहीं होगी कि आपको याद नहीं है। ठीक है, तो हिंदी का यही है कि ग्रामर के 2 या 3 टॉपिक उठा लेंगे हम और उन 2-3 टॉपिक को पढ़ते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, और अगले दिन उसको रिवाइज करें। फिर अगले दिन कल का पढ़ा हुआ रिवाइज करें और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में परसों जो पढ़ा वो रिवाइज करें। एक सप्ते आपने पढ़ ली ग्रामर, एक सप्ते के बाद में जो एक सप्ते में जो आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आप एक बार रिवाइज कर लो। हफ्ते भर में जितना आपने पढ़ा वो आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर 2 सप्ते आपने जितना पढ़ा 2 सप्ते का एक दिन बैठ के रिवाइज कर लो। इस तरह से अगर आप बार बार रिवाइज करते जाओगे तो चीजें आपके लिए नई नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि आपने एक बार याद कर ली, या ये जो विलोम शब्द एक बार याद कर लिए, ठीक है, वापस आपने उठा के देखा नहीं, 2 महीने बाद में आपने वापस किताब खोली, वापस उठाए विलोम शब्द देखे, अब तो आपको सारे ही नए लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, ये तो कुछ आपको कुछ और याद आ रहा है, किताब में कुछ और दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति तभी होती है जब आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं चीजों को, वापस से उनको अपनी नजरों के सामने से नहीं निकालते हैं, उसको याद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है। तो अपने को ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने देनी है। अपने को बार बार रिवाइज करना है चीजों को, जो भी पढ़ो आप उनको रिवाइज करना है। और एक हफ्ते का पढ़ा हुआ एक हफ्ते में रिवाइज कर लो, 2 हफ्ते में जितना पढ़ा पहले हफ्ते का दूसरे हफ्ते का साथ में बैठ के रिवाइज कर लो। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर जो है, ग्रामर हो या कंपोजिशन पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो, आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो कंपोजिशन वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से याद करवा देंगे। कंपोजिशन वाले पार्ट में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आए। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। सर्वर में थोड़ी सी समस्या है। हाँ, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब आ रही है? हाँ जी मैम, अब आ रही है। ठीक है। हाँ, तो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे, और एक एक उसके पत्र लेखन प्रारूप लेखन जो उसको आपको 4-4 5-5 एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो आपको चीजें समझने में और लिखने में जो है आसानी रहेगी, समस्या नहीं आएगी। निबंध लेखन जो है उस पे आपको थोड़ा सा खुद को प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि निबंध जो है, जैसे मेरी जो बुक है उसमें मैंने 15 निबंध लिख रखे हैं, पर मेरी आपको यही राय है कि आप उन निबंध को देखें, समझें, और उसके साथ में अपनी कुछ चीजें मौलिक ऐड करने की कोशिश करें। आप रटा रटाया मतलब ऐसे नहीं कि 15 निबंध वहां मिल गए तो अब अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको 15 निबंध वो तो देखने ही है, वो समझने ही कि हाँ इसको कंपोजिशन किस तरह से किया गया है इसका, और उसके आधार पर अपने खुद के निबंध बनाने हैं आपको। अपने खुद के निबंध लिखोगे, मौलिक चीजें जितनी लिखोगे आपके मार्क्स में बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि हो सकता है कि जैसे जो बुक में जो 15 निबंध लिखे हुए हैं उनको ऑलमोस्ट सारे बच्चे देखेंगे, जो भी मेंस दे रहे हैं वो सारे देखेंगे, तो बहुत सारे लोग सेम सेम चीजें याद करेंगे। अब वो तो 15 निबंध है, तो 15 निबंध को अगर हजारों लोग देखेंगे और संयोग से अगर मान लो उसी में से कुछ आ गया तो आप एक ही जैसी चीजें लिख के आओगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें अपनी तरफ से कुछ मौलिक जो चीजें हैं वो अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपका वैल्यू एडिशन होता जाएगा, और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अपन फोर्थ पेपर पे इसमें रैपिड जो प्रोग्राम रखा है कंपोजिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और ग्रामर में जहाँ आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे अपन चर्चा कर लेंगे। बाकी पूरी ग्रामर यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है और पढ़ाना फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि जितना टाइम अपन पढ़ाने के लिए देंगे उतना टाइम अगर आप याद करने के लिए दोगे तो वो चीज़ें आपको वैसे ही याद रह जाएगी। समझाने जैसा या बहुत क्रिटिकल चीज़ें ग्रामर में कुछ भी है नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं लगेगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो अपन उस चीज़ पे बात कर लेंगे। अब अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, मेन से रिलेटेड या ये स्टडी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मैम ने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है कि रिवीजन कैसे करना है, राइटिंग कैसे करनी है, मैम ने कैसे हाईएस्ट मार्क अचीव किए थे इस पेपर में।
तो अभी भी अगर किसी के डाउट हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। मैम एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि आप सोर्सेज के बारे में बता दीजिए। अच्छा, जैसे तो मतलब अपन क्या ने लिखा पढ़े, हुआ हाँ है कि ठीक है। अपन ने लिखा भी हुआ है कि जो आपकी बुक है उनको फॉलो करेंगे रैपिड में, और राघव प्रसाद प्रकाश सर की जो बुक है उसको फॉलो करेंगे। बाकी इसके अलावा हम्म। भी अगर कोई आप सजेस्ट करना चाहें। देखिए, ग्रामर के लिए तो आप राघव प्रकाश, उसकी उनकी किताब हो गई, मेरी वाली बुक हो गई। और ग्रामर में आपको जहां से भी मिले वहां से आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको। मतलब जैसे इंदिरा शोक की बुक हो गई, उसमें भी ग्रामर अच्छी दी हुई है, ठीक है। और एक मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें भी ग्रामर ठीक दी हुई है। तो आप ग्रामर तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो तब रहेगा जब आप, ऐसा है कि किसी एक बुक को बेस बुक बना लो, ठीक है। तो अगर जैसे मैं क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रामर के लिए आप राघव प्रकाश की जो बुक है उसको आप बेस बुक बना लेंगे। और कंपोजिशन वाला पार्ट जो है उसमें मेरी वाली जो बुक है उसमें आप उसको बेस लाइन बना लें कि ये तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा जो भी मिलेगा मुझे तो मैं और पढ़ूंगी चीजें। तो वो कब पढ़नी है? जब आपने जैसे ग्रामर जो है राघव प्रकाश से सारी की सारी ग्रामर कंप्लीट कर ली, ग्रामर में आपका कुछ भी नहीं बचा, ग्रामर कंप्लीट, उसके बाद में आप कोई सी भी दूसरी बुक जो है वो उठा सकते हैं। और उसमें से करना क्या है आपको, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी ग्रामर लेके बैठे हो आप। एक एक टॉपिक वाइज जो राघव प्रकाश में नहीं था, जो यहाँ आपको नया मिल रहा है, वो चीजें नोट डाउन करी और वो चैप्टर उसका खत्म करा। नेक्स्ट टॉपिक निकाला, नेक्स्ट टॉपिक में जो चीजें राघव प्रकाश में नहीं है, जो आपको यहाँ नहीं मिल रही है, वो नोट डाउन करी। तो एक ही नोटबुक में आपकी 2 से 3 बुक आप जो है वो कवर कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके। ऐसा नहीं है कि 4 बुक उठा ली, चारों बुक आप पढ़े जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। कोई एक किताब जो है वो आपकी आधार होनी चाहिए। उसके उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको दूसरी जो चीजें हैं वो उठानी चाहिए। तब तक आपको नहीं उठानी नहीं चाहिए दूसरी किताब। और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको, वैसे तो इंग्लिश जो टीचर हैं वो बता ही देंगे, पर मैं अपनी तरफ से एक बुक बताना चाहूंगी कि ये लूसेंट की जो आती है, हाई स्कूल ग्रामर पतली सी बुक आती है लूसेंट की, वो आप ले लेना। वो ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी अच्छी बुक है। और वीके रस्तोगी तो है ही है, वो तो आपको पढ़नी है ही। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये एक किसी ने हाथ खड़ा करा है। मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, आई एम पॉजिटिव सर, आप बोल सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। आप खुद को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। हाँ जी। मैं मैम ऐसे कह रहा हाँ। था, जैसे हम हिंदी स्ट्रीम वाले लड़के हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स एक ही आती है। जैसे हमने ना वन वर्ड भी, जैसे हमने मान लो 150 याद कर लिए, उसमें से आया नहीं, बाउंस लग गया। तो मेरा हम्म। कहने का, मैं आपसे पूछ रहा था, क्या अगर 9th से लेके 12th तक की जो अब जैसे कंपलसरी इंग्लिश आती है, क्या उनमें से हम्म। चूज करके जैसे संजीव बासु वगैरह में से पढ़ सकते हैं क्या? और हिंदी में भी प्रॉब्लम ये थी मैम, इस बार मैंने मेंस दिया हुआ है, तो उसमें इस बार क्या था, हिंदी के मुहावरे बाउंसर से लगभग, मतलब जो हम्म। राघव प्रकाश में भी नहीं थे और उसमें भी हम्म। नहीं थे। तो फिर हाँ, तो कई वर्ड ऐसे होते, तो मैंने देखा तो 11th की बुक में मिले थे लगभग मुझे 2-3, तो पूरा तो नहीं मिला। हम्म। तो क्या उनसे हेल्प मिल सकती है हमें इस चीज के लिए? बिल्कुल। आप देखो, आरपीएससी का क्या है कि आपकी जो आरबीएससी की जो बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, उनमें से सीधा सीधा प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। तो आरबीएससी की जो 9th 10th की 11th 12th की जो ग्रामर की बुक आती है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। वो तो छोटी सी बुक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। तो वो चीजें तो आपको पढ़नी है, पर उससे सफिशिएंट नहीं हो सकता कि भाई वो पढ़ लिया तो ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जैसे राघव प्रकाश है तो उसमें ग्रामर बहुत अच्छी दी हुई है और काफी ज्यादा ग्रामर दी हुई है। तो ऑलमोस्ट जो आपकी उसमें है, जो 11th 12th की बुक में है, वो आपकी कवर हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आप जो बता रहे हैं कि 11th की बुक में से आ गया, 12th की बुक में से आ गया, तो अभी कौन सी कोई बुक नई आई है क्या आरबीएससी की? नहीं मैम, मैं उसकी जैसे बुक की नहीं कह रहा, मैं जैसे पासबुक नहीं होती ना अपने 11th की 12th की, हम्म। संजीव वगैरह चलती हैं, अच्छा, उनके जो पीछे पासबुक में बैक, से। हाँ, जैसे हर लेसन के बाद में ना, जैसे 2 पर्यायवाची दे दिए, 2 विलोम शब्द हम्म। दे दिए, तो हमें कई वर्ड का पता नहीं चलता ना, हिंदी के होते हुए भी कई हिंदी वर्ड ऐसे आते हैं जो हमसे, मतलब बाउंसर जैसे होते हैं वो, तो उनमें मैंने देखा था भाई। 2-3 जैसे हम्म। मिले हुए थे उसमें।
तो मैं यही पूछ अच्छा, रहा था, क्या हेल्प मिलती है उनसे क्या? देखिए ये तो मेरा बिल्कुल, मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि संजीव पासबुक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। पर अगर आपको मिले हैं क्वेश्चंस तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। आरपीएससी अपना सोर्स चुनने के लिए स्वतंत्र है, तो अगर आपके पास मैम समय है तो आप वो भी पढ़ लीजिए। मैम हर हिंदी का जो भी जैसे लेसन है ना पहला, तो उसके बाद में जो भी ग्रामर से रिलेटेड एक दो पेज आते हैं, उनमें वो हम्म। प्रत्यय उपसर्ग वगैरह संधि का कोई न्यू वर्ड होता है ना, तो वो देते रहते हैं उसमें। ऐसा होता है, तो मुझे मिले थे, तो हाँ तो मैं यही हाँ तो पूछ रहा था। नए शब्द जो है उसे एक आप नोटबुक बना लो। सबसे बेस्ट ये है कि आप एक नोटबुक बना लो, ठीक है। और देखते जाओ, जहां से भी आपकी नई चीजें मिले आप उसमें नोट करते जाओ। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि 10 शब्द में से 10 के 10 नए मिलेंगे। आपको एक या दो नया शब्द मिलेगा, तो आप उसमें जी नोटबुक मैम। में नोट कर लो। ये आपकी एक्स्ट्रा मेहनत है, इससे कोई नुकसान होना नहीं है, आपको फायदा ही होगा, है ना। और अगर आपके जी पास मैम। समय है तो आप निसंदेह करें, कोई समस्या नहीं है। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके। बाकी लोग भी जिनको भी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैम एक मैम का है कि मैम एक बार इंग्लिश का दोबारा बता दीजिए। इंग्लिश की जो बुक आपने बताई थी शायद लूसेंट इंग्लिश वाली। की जो बुक है वो है ये हाई स्कूल ग्रामर, और ल्यूसेंट पब्लिकेशन की किताब है, ल्यूसेंट की बुक है। मैं उस पे या तो बाकी लोग फोटो डाल दूंगी। हाँ। वैसे मैम अभी जैसे जो रैपिड 1 और 2 हुआ था तो उनमें जो स्टूडेंट्स हम्म। का रिव्यू था वो ये भी रिव्यू था कि अपन लोग इतने हाँ। क्वेश्चंस देते हैं ना तो वो ऑलमोस्ट मतलब सही रहते हैं और सफिशिएंट है अगर वो लोग इनको भी कर लेंगे डेली, क्योंकि ये डेली 60 to 65 डेज तक चलेगा। अगर इनको बिल्कुल वो भी ये तो कवर कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल वो तो करना ही करना है इनको, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। ये तो करना ही है। ठीक है, तो अपन अभी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू हाँ ही जी करी है मैम। इन्होंने, तो इनके इतने डाउट्स है नहीं अभी। अपन ठीक है मैम। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें कंपोजिशन वाला कोई एक टॉपिक, और साथ में ग्रामर का एक टॉपिक जो भी इनको डाउट हाँ जी मैम। लगेगा उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। ओके। ओके। ऑल थैंक द थैंक यू बेस्ट वेरी मच मैम। मैम। ओके थैंक यू।